हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। अपने मेथड्स का मामला चल रहा था। ध्यान रहे, ये L1 मेंस और L2 मेंस में भी काम आते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में कई जगह ये टॉपिक्स आते हैं। कौन से टॉपिक की बात करेंगे आज देखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। प्रिंसिपल्स वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा है तो दो टुकड़ों में कर लेंगे। एक आज कर लेते हैं, एक एक दो दिन बाद कर लेंगे, पर करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में दो जो सबसे मेन है, जिनके आज तक सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं, सिलेक्शन और ग्रेडेशन, जो सेकंड ग्रेड में भी अलग से दे रखा उसको देख लेते हैं, और नए एग्जाम्स के क्वेश्चन भी साथ के साथ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो चलिए अपन आज पढ़ लेते हैं अंग्रेजी सिखाने के सिद्धांत। चलिए बेटा, तो आपने जैसा भी पढ़ रखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत करेंगे पूरी ईमानदारी से। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ा मोटा हो गया भाई, क्या है। चलिए, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो पहले बेसिक वाले वीडियो देख के चलें। अब ये तीसरा है तो पहले नंबर से आप जो है कंटिन्यू उसको करते जाएं, ठीक है ना। तो हमारा जो बिंदु है वो कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाने के सिद्धांत। ठीक है ना भाई। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत। और सिद्धांत किस चीज के? सिखाने के। क्या सिखाने के? अंग्रेजी। अब देखो, इस टॉपिक में विशेष कुछ नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आप, और शिक्षक भी किसका? सब्जेक्ट टीचिंग नहीं बेटा, अंग्रेजी लैंग्वेज टीचिंग होती है, भाषा शिक्षण होता है। विषय शिक्षण तो आपका साइंस की शिक्षण विधियां हैं, गणित की है, सामाजिक की, वो होती है। ये लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज टीचर के रूप में ऐसी कौन सी बातों का अपन ध्यान रखें जिससे कि हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव रहे और हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो सिद्धांत तो करोड़ों होंगे, लेकिन मूल सिद्धांत कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं आज, और अगले सेशन में जो बेसिक उनके अलावा है उनकी बात कर लेंगे। हमारे 5-10 वर्षों में जिस भी एग्जाम में सिद्धांतों के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपसे आराम से हो जाएंगे, और जरूरत नहीं है इतने बड़े नोट्स ग्रंथ लेने की, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, सिद्धांतों की बात करें, बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे भाई हर एक व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है। मेरा सिद्धांत है कि सिंपल सादा अध्यापक के रूप में रहना। आपके भी अपने सिद्धांत हैं, बेईमानी से काम नहीं करना, ईमानदारी से काम करना। तो सबके अपने सिद्धांत है। तो एक शिक्षक, भाषा शिक्षक को किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए वो सीखेंगे अपन। तो देखिए बच्चों, सिद्धांत लाखों करोड़ों होते होंगे, हमें मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि बेसिक सिद्धांत क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये क्रम आप हमेशा ध्यान रखें। किसी भी टीचर को किसी भी टीचर को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे पहला जो चरण आता है, यानी सबसे प्राइमरी काम, सबसे पहला काम, अपन जैसे स्कूलों में लेसन प्लान नहीं बनाते थे क्या, बीएड बीएसटीसी में या जो भी अपना कोर्स होता है, तो सबसे पहले होता है मटेरियल को सेलेक्ट करना। भाई आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो ऐसा तो है नहीं कि नींद में से उठ के सीधे पढ़ाने चले गए। माइंड में एक योजना बनानी पड़ती है, और ये तो सिखाना है, एकदम प्रॉपर योजना बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या है? सिलेक्शन का। इसको यार टेढ़ा लिख दिया क्या मैंने? हाथ ही सीधे नहीं है बे, ये पेन अलग ही दुकान है। मेरे हिसाब से इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है सिलेक्शन का, यानी बच्चों को, जिन बच्चों को पढ़ाना है उनके लिए सामग्री का चयन कर लिया आपने। भाई आपने देखा बच्चों का उम्र कितनी है, मानसिक स्तर क्या रहेगा, किस क्लास के हैं, वो सारा ध्यान में रखा, और बच्चों के लिए आपने उस आधार पर मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। अभी जैसे मान लो 5वीं क्लास के बच्चों के लिए कंटेंट सेलेक्ट करना है, तो आपको उनकी रुचि है, उनका मानसिक स्तर है, वो सारा देखना पड़ता है।
तो किसी भी टीचर का सबसे पहला या प्राइमरी काम क्या है? सेलेक्ट करना, कंटेंट चुनना। उसके बाद आपने जो कंटेंट सेलेक्ट किया है उसको सही क्रम में व्यवस्थित जमाना, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेडेशन आ जाता है। ग्रेड समझते हैं? क्रम, श्रेणीकरण। मतलब सबसे पहला काम तो है आपका मटेरियल को चुनना, ये बिंदु पढ़ाने हैं, ये वाले पॉइंट पढ़ाने हैं। अगला है उनका क्रम, पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है, ऐसे वो क्रम, ग्रेडेशन आ गया। और जब आप ये योजना बना लेते हो तो फिर बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करना, जिसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन के बजाय और क्या कह सकते हैं प्रस्तुत करने को? डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। या आप मेरी तरह गरीब हो तो साधारण भाषा में अपन क्या कह सकते हैं? टीचिंग। अरे एक ही बात है भाई, बच्चों के सामने रखना। सुने भाई, एक ही बात। सबसे पहले टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाने के लिए सामग्री का चयन करना। कर लिया। जब चयन करने किए हुए बिंदुओं को सही तरफ से जमा देंगे, बच्चों को समझ में बड़ी आना चाहिए, तो वो ग्रेडेशन हो गया। अब आप फिर सीधा बच्चों के सामने सामग्री प्रस्तुत करेंगे। जैसे मैं आपको टॉपिक चुन के पढ़ा रहा हूं क्रम से, पहले आपका सिलेबस देखता हूं, बिंदु सेलेक्ट करता हूं, फिर मैं आपको क्रम रखता हूं, ऐसे पढ़ाता हूं। तो वैसे ही टीचर भी करते हैं। तो पढ़ाना, ठीक है। फिर जब आप पढ़ा लेंगे तो आपका पढ़ाया हुआ किस लेवल तक बच्चों ने अचीव किया, बच्चों ने उसमें से कितना माल खींचा, रिसीव कितना किया, उस चीज को जानने के लिए आपका पढ़ाना कितना प्रभावी है, ये बात जानने के लिए आप उनका करेंगे मूल्यांकन, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवेल्युएशन कह दो, नहीं तो आप इसको टेस्टिंग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टेस्टिंग भी कह सकते हो। मूल्यांकन हो गया। फिर आप क्या करेंगे? सुने बच्चों, आपने टेस्ट ले लिया बच्चों का। अब आपने देखा यार, टेस्ट तो लिया 20 बच्चों का, लेकिन 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बाकी के जो बच्चे, देखो दो चीजें हैं। अगर अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, आपने टेस्ट लिया, 2 के नंबर ठीक है और 18 खत्म है, तो वो बच्चे खत्म नहीं, तुम खत्म हो। पहला तो ये है, हालांकि ऐसा कम होता है। तो दूसरी बात, तो फिर तो कंटेंट मत बदलो, टीचर ही बदलो। दूसरी बात, अगर आपने 20 बच्चों को सिखाया है, 2-3 के नंबर बिल्कुल जीरो है, औसत से भी कम है, ये जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? जब मूल्यांकन के जब आप मार्क्स देखेंगे तो जानकारी आएगी आपके पास। तो आप देखेंगे कि 20 में से 2-3 बच्चों के नंबर औसत भी नहीं है, औसत से भी बहुत डाउन है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों का इलाज करने के लिए आप क्या करवाएंगे? रेमेडियल टीचिंग। कभी कभी कहीं कहीं पर ज्यादा होशियार लोग इसे ही रेमेडियल एजुकेशन भी कहते हैं। तो ये तो मूल क्रम है। सुनो भाई, ये तो असली क्रम है, ये तो मूल क्रम है। अब इनके लिए हमारे सिलेबस में सुन लें, आप लोगों का प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक अलग दे रखा आपके सिलेबस में, आपको याद हो, टीचिंग मेथड्स के नाम से। तो पूरे टीचिंग मेथड्स अलग पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इसको यहां ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग दे रखा है सिलेबस में। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उस पे पूरा काम करेंगे। इवेल्युएशन या टेस्टिंग भी आपके सिलेबस में अलग से दिया है, सीसीई की जानकारी है, मूल्यांकन, गुड टेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, वो पूरा अलग पढ़ेंगे। तो ये भी अलग से दे रखा है सिलेबस में आपके, इस पे भी पूरा अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे। और ये भी आपका जो निदानात्मक या जो आपका उपचारात्मक है, रेमेडियल जिसको कहते हैं,
ये भी आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है, तो इस पर भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसे हिसाब से भैया मामला ये आया कि आपको प्रॉपर प्रिंसिपल में तो इन दोनों पर विशेष काम करना है। ये तो अलग से पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो पूरे मतलब आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं ना, तो इन पे तो ध्यान देना नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सिलेक्शन और ग्रेडेशन की। सिलेक्शन और ग्रेडेशन सबसे महत्वपूर्ण अगर सिद्धांतों की बात करें, हालांकि सेकंड ग्रेड में तो ये अलग से दे रखे, पर प्रॉपर बात करें तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं भैया आगे, तो एक एक पर काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर तो बढ़ेंगे आगे। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी सबसे पहला काम भी यही है। तो देखो ये होता क्या है, पहले इस पे काम कर लेते हैं। चयन का सिद्धांत, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हिंदी की नहीं है ये। चयन करने का सिद्धांत देखिए, एक भाषा शिक्षक जैसे हम हैं, भाषा शिक्षक की सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी, आप अगर अंग्रेज होते तो इसको कहते क्या, शुरुआती दौर को कहते हैं प्राइमरी, और जिम्मेदारी को कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली या सबसे जो जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी है लर्नर्स के। देखो लर्नर्स से क्या तात्पर्य आप समझ गए होंगे भाई, लर्नर्स यानी बच्चा कह दो, ठीक है ना, चाइल्ड कह दो, प्यूपिल कह दो। तो किसी भी भाषा शिक्षक की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि बच्चों के, लर्नर्स के मानसिक उम्र, मेंटल एज या लेवल, स्तर, स्तर के आधार पर सामग्री, वैसे पूरा नाम तो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, पूरा तो कौन ही लिखे। सामग्री, सामग्री को अंग्रेजी में जैसे आप कह दें कोर्स, आप कह दें मटेरियल, आप कह दें कंटेंट, एक ही बात है। हाँ, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। सामग्री का चयन, चयन समझते हो, चयन को आप कह सकते हैं, चयन को आप कह सकते हैं सेलेक्ट या चूज, वो एक ही बात है। सेलेक्ट या चूज एक ही बात है वो तो। चयन करना, सबसे पहला काम तो देखो ये है, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। अब पढ़ते हैं इसको ढंग से, ठीक है। एक मिनट, क्या लेवर लिख दिया क्या बे खोके, ठीक है। हाँ, खैर अब देखो, आपका सबसे पहला काम, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, कि बच्चों के लिए टीचर का सबसे पहला काम, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ जी, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। चलिए, तो देखो क्या है कि चयन करना, सबसे पहला काम तो ये है भाई, आपको बच्चे पकड़ा दिए कि इनको भाषा सिखानी, तो आप शिक्षक होने के नाते ये तो है नहीं कि बच्चे को सीधा ही भाषा उड़ेल दी, ऐसा नहीं होता है। आपका काम होगा पूरा प्रॉपर
तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे बच्चों का मानसिक आयु क्या है, लेवल क्या है, क्या उनकी रुचि है, कैसे उनकी मतलब क्लास है, वो सारा देखकर, और बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, कोर्स मटेरियल कंटेंट का आप क्या करेंगे, चयन करना। क्लियर है? एक तो ये चीज आप ध्यान रखें। हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। क्लियर है? अब देखो आगे, इसके आगे और क्या ध्यान रखना है, एक विशेष कक्षा, अरे विशेष मतलब जो भी एक कक्षा है, कक्षा विशेष की बात करें, 2 3 4, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्टिक्युलर क्लास। एक विशेष कक्षा के लिए एक विशेष सामग्री, विशेष सामग्री बोले तो पर्टिक्युलर, पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट मटेरियल जो भी हो, वो तीनों एक ही बात है यहाँ बच्चों के। आप हिंदी में वो कहते हैं ना, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो एक विशेष कक्षा के लिए एक विशेष सामग्री, अध्ययन सामग्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, का चयन करना ही, चयन करना ही क्या कहलाता बच्चों, सरल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्शन और ग्रेडेशन के ही, बाकी तो चिल्लर है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। वो चयन को आप चाहे सेलेक्ट कह दो और चाहे चूज कह दो। अब देखो दोनों बातें, दोनों बातों पे बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। कि सबसे पहला काम तो है टीचर का कि भाई कंटेंट उसके लिए सेलेक्ट कर लें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखो अगर खुद नहीं लिखोगे तो मामला बनेगा नहीं, तो ये सबसे जरूरी चीज है। क्लियर है ये चीज? तो दो बातें हो गई हमारी, पहली कि सिलेक्शन क्या चीज के आधार पे करना है, बच्चों की मानसिक आयु वगैरह, और दूसरा सिलेक्शन है क्या, बच्चों के हिसाब से एक विशेष कक्षा के लिए एक विशेष सामग्री का चयन करना ही आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। ये चीज हो गई। फिर आगे देखो, बिंदु लिख लेते हैं, कंटेंट या सामग्री, कंटेंट या सामग्री को सेलेक्ट करते समय, करते समय निम्न बिंदुओं, फॉलोइंग पॉइंट्स को ध्यान में, को ध्यान में रखते हैं या रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में जब आप कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे के लिए दायरा क्या है, ठीक है ना। तो मतलब क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब बच्चों के लिए आप कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो, एक तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी का। आप जानते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैं हिंदी में कहूं तो शायद बारंबारता बेहतर होगा। यानी कोई भी शब्द, कोई भी देखो, ऐसे मटेरियल का चुनाव करो, जैसे छोटे बच्चे मान लो पहली दूसरी के, तीसरी चौथी के, ज्यादातर यहाँ बच्चों का ही काम रहता है। तो बच्चों के लिए आपको जो कंटेंट सेलेक्ट करना है वो उनकी फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेड, बारंबारता, यानी ऐसे शब्द, अपन छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो शब्दों को ले लेते हैं, तो ऐसे शब्द चयन करो उनको सिखाने के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बारंबारता ज्यादा, मतलब दिन में बार बार वो उनके सामने आते हो तो वो सीखेगा। अब यार एक बात बताओ, आप बच्चे को ऐसा कोई शब्द सिखा रहे हो जो उसके सामने आता ही नहीं है, कोई 500 700 दिनों में एक बार आता है, तो भैया उसको याद नहीं होगा वो। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले वो शब्द आप चुने जिसकी क्या ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। क्लियर है? जैसे भाई मैं शॉर्ट में लिख देता हूं,
जिनकी बारंबारता ज्यादा हो या जो बार बार काम आते हों। ऐसे शब्द एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं, जैसे आपने लिखा बच्चे के लिए बुक, दिन में खूब बार काम आएगी बुक, घर पे भी है स्कूल में भी है। आप देखो पेन, ये भी घर पे भी काम आएगा, बहुत बार काम आएगा। जैसे पानी, जैसे माँ, ठीक है ना, जैसे पेंसिल, इरेजर, जो बच्चे के काम आता है, टीचर है। तो सबसे पहले आप बच्चों के लिए जो कंटेंट चयन कर रहे हैं, तो उसकी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी यानी वो फ्रीक्वेंटली यूज आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे बहुत सवाल आते हैं भाई, इसलिए पूरा प्रॉपर ध्यान से रखो, ऐसे घास नहीं काटना अपने को, सुपर काम करके जाना है, जोरदार काम। क्लियर है यहां तक। अब बढ़ेंगे आगे। अगली और चीज क्या ध्यान रखनी है, मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, रेंज। रेंज समझते हैं, दायरा। देखो दायरा, इसका क्या मतलब है, जिन शब्दों का दायरा बड़ा हो, जो जो अलग अलग सिचुएशंस में काम आते हो। समझा देता हूं क्या है भाई, पहले उनको ही तो सेलेक्ट करेंगे। अरे जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर मैंने बच्चे को क्या सिखा दिया, फ्रूट, तो बच्चों फ्रूट शब्द की रेंज बहुत लंबी है। फ्रूट शब्द की रेंज कैसे, अगर उसने सेव देखा तो सेव को आप क्या कह दो, फ्रूट। भाई उसने, आप मैंगो देख लिया तो मैंगो का भी क्या कह दो, फ्रूट। ठीक है, और कोई भी, अबे जितने भी, कोई अंगूर देख लिए, ग्रेप्स जो भी हैं, तो ऐसे कोई भी फ्रूट को आप क्या कह देंगे, फ्रूट। तो इस फ्रूट शब्द की क्या बड़ी है, रेंज। इसका क्या बड़ा है, दायरा। हर मतलब इसको कई सिचुएशन में काम में ले सकते हैं। इस वजह से बच्चों को भी पहले ऐसे शब्द सिखाए जाने चाहिए जिनकी क्या है, जिनकी रेंज बहुत बड़ी हो, जिसको आप क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, वो अपने लिए काम की है। फिर आगे देखेंगे। और आप भी कोई कॉमन जीवन का कोई उदाहरण ले लो चाहे। भाई मैंने उदाहरण लिया, जैसे जैसे कि फर्नीचर ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैं जब बच्चे को फर्नीचर सिखा दूंगा ना, तो उस छोटे बच्चे को, तो फिर जब उसको कभी भी क्या दिखेगी, टेबल है, चेयर है, सोफा है, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे जब भी, भाई आप इनकी सब की क्या है, रेंज बहुत बढ़िया है। अभी मान लो मैं बच्चे को सिखा दूं एनिमल, ठीक है ना, तो एनिमल सिखा दूं तो एनिमल भाई कई जगह काम आ जाएगा। भाई जैसे कहीं पर उसको, एक कलर चेंज हो गया क्या, पहले तो ये जैसे मान लीजिए उसको कहीं पर दिख गया डॉग, तो भी एनिमल से चल जाएगा, काऊ तब भी एनिमल से चल जाएगा, ठीक है ना। जितने भी हैं, आपका बकरी है, या जो भी, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ऐसे, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। दो बिंदु हो गए, देखो, फ्रीक्वेंसी यानी बच्चे के जीवन में बार बार वो काम आते हो। दूसरी बात है रेंज, उन शब्दों का दायरा बहुत होना चाहिए, मतलब एक शब्द कई सिचुएशन में वो काम चलवा दे। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे तो यार आएगा नहीं, शायद आ जाएगा, चलो देखते हैं, देखें ना आगे। फिर देखो, सी बिंदु है कवरेज।
कवरेज मतलब समझते हो? कवरेज का मतलब हो गया कवर करना। जैसे एक ही शब्द कई सिचुएशंस में काम आ जाता है, अलग अलग अर्थ रखता है। रखता हो, उनको पहले सेलेक्ट कर लो। अभी जैसे देखो, उलझना मत। यहां तो एक शब्द कई शब्दों का काम कर लेता है, लेकिन ये कह रहा है कि शब्द तो वही है, स्पेलिंग भी वही है, लेकिन स्थितियां अलग तो अर्थ भी अलग है। उसको कहते हैं कवरेज। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, बच्चे को मैंने सिखा दिया हेड। हेड ठीक है, मुखिया। तो अब हेड के बहुत सारे अलग अलग हैं। भाई घर में हेड मुखिया, घर में हेड कौन है? पापा। स्कूल में कौन है? प्रिंसिपल। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे को अगर हेड सिखा दें तो हेड के कई अर्थ हो जाएंगे। तो ये इस शब्द की क्या है, कवरेज अच्छा है। जबकि फर्नीचर के क्या है, रेंज अच्छी है। मैं ये कह रहा हूं कि फर्नीचर शब्द का इनकी जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी फर्नीचर चल सकता है। रेंज और कवरेज में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कई स्थितियों में समानार्थी होते हैं। फर्क इतना है कि कवरेज में एक ही शब्द रहता है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ रखता है। जबकि फ्रूट हर जगह फ्रूट ही रहते हैं, एप्पल भी फ्रूट, इसकी कैटेगरी है वो। तो ऐसा जैसे भाई मैं आपको कह दूं मार्क, चिन्ह, तो इसके बहुत अलग अलग अर्थ हैं। मार्क्स है तो नंबर भी हो जाएगा, मार्क है तो चिन्ह भी हो जाएगा, लपड़ दिया तो ये वाला मार्क भी। तो ऐसे, तो कवरेज यानी ऐसा शब्द जिसको कई परिस्थितियों में यूज करें, वो अपना अर्थ उसके हिसाब से बदल ले, उसे अपन कवरेज कहते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे, अगले पेज पे ले लेते हैं, फिर इस पे तो आएगा नहीं। थोड़ा नीचे लिख के फिर ऊपर कर देंगे। देखो, एक अपना हो गया अवेलेबिलिटी, नीचे यहां लिख लेते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी समझते हो? भाई बच्चे के लिए जो चीज उपलब्ध हो, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। उपलब्धता मतलब क्या है कि ऐसी चीज, ऐसे वर्ड मीनिंग या ऐसी चीजें सिखाओ जो बच्चों के सामने उपस्थित, अवेलेबल हो। आप पढ़ते होंगे मूर्त से अमूर्त की ओर, तो पहले वो चीजें सिखाएं जो बच्चों के लिए मूर्त है, बच्चों के सामने उपस्थित होती हैं रोज। जैसे भाई आपको मैंने कहा था ना, फ्रीक्वेंसी भी उनकी होगी, फ्रीक्वेंसी भी उनकी होगी जो उसके सामने क्या अवेलेबल। तो बच्चे को आप ये सिखाओ, जैसे गांव का एक सामान्य बच्चा है, वो गाय भैंस बकरी देख लेता है, तो वो चीजें उसके लिए क्या है, उपलब्ध है, तो उनको याद करा दो, वो जल्दी सीखेगा। ऐसी चीजें सिखा दो, अगर मान लो एलिफेंट या ऐसा कोई जो अपने यहाँ नहीं मिलता हो, तो अनुपलब्ध चीजों को पहले सिखाने से ये होगा कि आपका सिखाना व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उसको याद ही नहीं होगा। तो जो चीजें अवेलेबल हो, जो लर्नर्स के, लर्नर्स को उपलब्ध हो, इजीली अवेलेबल हो। अभी जैसे पेन कहीं भी मिल जाएगा, पेंसिल कहीं भी मिल जाएगी, है ना, दोस्त कहीं भी मिल जाएगा, तो ये अवेलेबल स्थितियां हैं। आप ऐसे मत सीखो। अभी आप एक बात बताओ, कोई ग्रामीण परिवेश का है, उसको सिखा रहे हैं शिप, जहाज। अब बताओ जहाज वाला कौन है भाई, फोन कर रही है, इसको म्यूट करते हैं। हाँ, अब जहाज पढ़ा रहे हैं भैया, मिट्टी में रहने वाले लोग कहाँ जहाज देखें, तो जहाज अवेलेबल नहीं, तो वो नहीं पढ़ाना चाहिए। पहले उनको मैंने कहा ना, भेड़ बकरियां ये पढ़ाओ, जैसे मैं पढ़ा, पेड़ पौधे पढ़ा दो, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा क्या होंगे, इजीली अवेलेबल होंगे। तो ऐसे ना पूरी चीजें काम आती हैं। फिर देखो, ABCD के बाद अपन आगे लिख लेते हैं टीचेबिलिटी। तीन एबिलिटी है, ध्यान रखना। टीच एबिलिटी, टीचेबिलिटी मतलब समझते हो? वो बच्चों को सिखाने में आप योग्य हो, या आप ऐसी चीजें जो बच्चों को सिखाने योग्य हैं। कहीं मान लो आप ऐसी चीज सेलेक्ट कर लो जिसको आप सिखा ही नहीं पाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपकी योजना सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर
आप और बच्चे दोनों का समय भी जाएगा और आगे के लिए उसकी योजना भी खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखो, टीचेबिलिटी यानी ऐसी चीजें जिनको आसानी से पढ़ाया जा सके। अब छोटे बच्चों के लिए अगर आप मुश्किल से पढ़ाने वाली चीजें चुन चुन लेंगे तो भैया मामला बैठेगा नहीं। तो ये टीचेबिलिटी, सिखाने योग्य। और कलर चेंज हो गया क्या यार, ये भी एक अलग ही दुख है। ठीक है ना। EFGH, ठीक है ना। आगे टीचर जब टीच करेगा तो बच्चा क्या करेगा, लर्न करेगा। तो लर्नेबिलिटी ये तो खैर जुड़े हुई है। देखो बच्चे क्या है, बच्चों की सीखने योग्य ऐसी चीज आप सिखाएं जिनको बच्चे सीख पाए। आपने जब बच्चे का मेंटल लेवल देख लिया था शुरुआत में, अब आप सोचो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को अगर मैथ्स में साइन थीटा कोस थीटा सिखा देंगे तो ना तो वो आपको सिखाने योग्य है और ना बच्चों के सीखने योग्य। तो कंटेंट पर पूरा ध्यान देना है। अब देखो पूरे 6 बिंदु प्रॉपर, इनको अच्छे से देख लेना, ये मेरी बात को ध्यान रखो। क्लियर है ये चीज। तो देखो अपने को करना क्या है, देखिएगा। अब शुरू से ये बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं बच्चों इनसे। देखो हमने स्टार्ट किए हैं सिद्धांत। सिद्धांतों में सबसे अपने लिए विशेष ये दोनों हैं, इन पर तो टॉपिक ही अलग है, तो पूरा बात ही होगी इनकी। तो सिलेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने, सिलेक्शन का मतलब है कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते सबसे पहला काम है बच्चों का जो लेवल है उसको देखते हुए कंटेंट को चयन कर लिया। और चयन करना ही तो सिलेक्शन का सिद्धांत है, लेकिन चयन चयन करते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। भले ही अंदर की थ्योरी याद नहीं हो, ये बहुत काम आते हैं ये नाम। देखो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ढंग से याद करो। फ्रीक्वेंसी, कवरेज, ठीक है ना, और एक रेंज। तीन तो ये हैं, और तीनों एबिलिटी वाले हैं, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी, लर्नेबिलिटी। देखो ये कम से कम 10 बार पूछे जा चुके हैं 2-3 वर्षों में। तो ये पूरे बढ़िया से आप जो है ध्यान रखें। अब चलेंगे आगे। तो ये था हमारा पहला। तो ये सारी चीजें हमने सेलेक्ट करते समय कर ली। 6 बातें भी ध्यान रख ली, 6 के नाम याद कर लेना, है ना। अंदर की थ्योरी थोड़ी कम आती है, पर देखो भैया अपन ये कह रहे हैं कि अपने को पता होना चाहिए। तो बढ़े अपन आगे, नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर बिंदु, उधर ही लिखें क्या, यहाँ लिख लो चलो। कल को बच्चे बोलेंगे सर हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं। एक तो यार तुम्हारा ये प्रिंट आउट भी अलग ही समस्या है, क्योंकि अब मैं व्हाइट पे लिखता हूँ तो मेरे आंखों में प्रॉब्लम होती है। चलो दूसरा सिद्धांत, मेन 2 ही हैं, बाकी तो फिर छोटी चीजें हैं। दूसरा कौन सा था भैया, ग्रेडेशन। और ग्रेडेशन बोले तो क्या, श्रेणीकरण, या मैं कह दूं क्रमबद्धता। और मात्रा में हिंदी में गलती हो तो बेटा खुद ही सही कर लेना, मुझसे उम्मीद मत करना, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। ग्रेडेशन क्या होता है, देखो मैंने शुरू में समझा भी दिया था। पहले कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया, फिर उनको ऐसे क्रम में रखना। अब इसको थोड़ा प्रॉपर काम करेंगे, देखिएगा। सेलेक्ट तो कर लिया, सेलेक्ट किए गए कंटेंट को, देखो सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किए गए कंटेंट को, मटेरियल को, आप जो भी कह दे, ठीक है ना। तो सेलेक्ट किए गए कंटेंट को, मटेरियल को छोटे छोटे समूहों में, समूहों को अपन छोटे छोटे समूह, समूह को ज्यादा अंग्रेज लोग कहते हैं ग्रुप्स, ठीक है ना। कभी कभी इनको यूनिट्स भी कह देते हैं, आजकल यूनिट्स में आती है बुक्स। तो हाँ, कंटेंट को छोटे छोटे समूहों, इकाइयों भी कह सकते हो, समूह या इकाइयों में बांट कर, डिवाइड करके, बांट कर एक
निर्धारित, या आप कह दो परफेक्ट कह दो, निर्धारित क्रम में, क्रम मतलब समझते हो, आप कह दो सीक्वेंस, क्रम, फिल्मों के आते हैं ना सीक्वेंस, सीक्वेंस कह दो, ऑर्डर कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो एक निर्धारित क्रम में, सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करना। मैं साथ में इंग्लिश टर्म इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बेटा अंग्रेजी टर्म आता है, तो इसलिए भैया थोड़ा हिंदी की मदद ले रहा हूं मैं, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रहे। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, सवाल पढ़ के निराशा नहीं होगी, इस लेवल पे काम करूंगा, घास तो मेरे से नहीं काटी जाएगी, ये बात याद रहे, ठीक है ना। किसी को सरल पढ़ना हो तो सरल पढ़ लेना, पेपर टफ आ जाएगा, मैं पेपर के हिसाब से कंटेंट पढ़ा पाऊंगा। दूसरा, मेरे पास ऐसे काम चलाओ नुस्खे नहीं कि एक बार में उड़ा दिया, वो नहीं होता है, उड़ते हम ही हैं। कंटेंट को छोटे छोटे, पहले लिख रहा हूं मैं, निर्धारित क्रम में सीक्वेंस में व्यवस्थित करना, व्यवस्थित बोले तो अरेंज करना, जमाना कह दिया रे भाई, अरेंज करना क्या कहलाता है बताओ? प्रिंसिपल ऑफ, अगर ये कर लिए तो आप समझ लें कि प्रिंसिपल्स का मेन मुद्दा यही है, फिर तो वो छोटे छोटों से काम चलाओ तो रट लेते हैं लोग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन कहलाता है, ठीक है ना। यदि अच्छे से ग्रेडिंग होगा तो लर्नर्स की लर्निंग भी यार ये पन्ना तो भर गया, हाँ, कि लर्नर्स की लर्निंग भी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। बच्चों ज्यादा से ज्यादा को अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें पूरी तसल्ली से एक एक काम करूंगा, यहां जो लिखा हुआ है पहले उसको ढंग से देख लो, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या लिखा है उस पे काम कर लेते हैं। देखो कि आपने सबसे पहले कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब जो सेलेक्ट किया है उसको सबसे पहले तो छोटे छोटे क्या ग्रुप बनाएंगे, जैसे 8वीं 9वीं की बुक्स आती है, जैसे यूनिट में आती है, तो पहले तो छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, जैसे ये दोनों टॉपिक एक जैसे ही हैं तो इनका एक ग्रुप बना लिया, ये दोनों एक जैसे हैं या ये तीनों एक जैसे हैं, उनका ग्रुप बना लिया। तभी तो स्कूलों में महीने डेढ़ महीने बाद जब एक यूनिट हो जाती है तो फिर कौन सा टेस्ट होता है? यूनिट टेस्ट। तो सबसे पहला काम है वो जितने भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किए हैं उनको एक मतलब इंडिविजुअल ग्रुप्स में, यूनिट्स में बांट लो पहले तो। फिर जब बांट लिया तो उसके बाद उनको क्रम में रख दो ताकि बच्चों के सामने रख सके। तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले ग्रुप बनाते हैं फिर उनको जमाते हैं सीक्वेंस क्रम में, उसे ही ग्रेडेशन कहते हैं। और ग्रेडेशन बढ़िया होगी ना तो बच्चा सीख पाएगा। अभी मान लो मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, टेंस पहले पढ़ा दूं और एक वचन बहुवचन बाद में पढ़ा दूं तो हो गया काम तमाम, तुम तो खत्म हो जाओगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज पे काम करेंगे। विशेष बिंदु, इस प्रकार, इस प्रकार ग्रेडेशन में, इस प्रकार ग्रेडेशन में निम्न दो कार्य शामिल हैं, इंक्लूड हैं, जो भी आप लिखें। जितनी अंग्रेजी की जरूरत होगी उतनी अंग्रेजी, नहीं तो हिंदी, सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देखो तो कुल मिला के हमने दो काम किए यहाँ। सबसे पहले क्या बनाए, उन जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया उनके ग्रुप बना लिए, जैसे शब्द सेलेक्ट किया, छोटे बच्चों के लिए वर्ड ही होते हैं। और फिर उनके लिए क्या किया, क्रम। तो देखो याद रखो हमेशा ही, विशेष विशेष बात, दो कार्य कौन से,
सबसे पहले तो ग्रुप्स बनाना, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रुपिंग। और जब आप ग्रुप बना लोगे तब आप उनको क्रम में जमा के जो करोगे उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंसिंग। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि आप जो ग्रेडेशन करते हो उस ग्रेडेशन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ग्रुपिंग और एक सीक्वेंसिंग। ठीक है ना, कि भाई आपने मान लो बच्चों के लिए कोई वर्ड सेलेक्ट किए तो पहले उनके ग्रुप बनाओ कि भाई ये पहले पढ़ाने हैं। फिर उनके क्रम जमाओ कि पहले ये अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते क्या, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वो तो ये सब यही तो है। तो याद रखो कि ग्रेडेशन में मुख्यतः दो चीजें हैं, पहली कौन सी है, ग्रुपिंग, और दूसरी कौन सी है हमारी, सीक्वेंसी। सीक्वेंस यानी क्रम, और ग्रुप यानी झुंड बनाना। क्लियर है ये चीज? तो अब आपको मैं यहाँ ग्रुपिंग में भी कुछ चीजें हैं विशेष, वो भी समझा देता हूं। तो पहले हेडिंग अपन ग्रुपिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखो इस पे बहुत सवाल आते हैं, आते नहीं, आ रहे हैं। तो अपन पहले हेडिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग को पढ़ लेते हैं कि ग्रुपिंग में क्या करना है। ग्रुपिंग तो आप समझ गए होंगे, अरे भाई समूह बनाना। समूह में छोटी बड़ी मात्रा मुझे क्लियर नहीं है तो तुम सही कर लेना। ठीक है? मैंने सही लिखी, तुम्हारी आंखें ही खराब है। समूह बनाना, तो देखो समूह बनाते समय किस तरह के समूह बनाने चाहिए अपने को, देखो तो कंटेंट के, सामान्यतः कंटेंट के ग्रुप्स निम्न आधारों पर बनाए जा सकते हैं। एक तो ये चीज है, देखो भाई, ठीक है ना, समूह बनाना, ग्रुपिंग। तो जनरली कंटेंट के जो ग्रुप आप बना रहे हो उनके कुछ आधार हैं। क्या क्या आधार हैं भाई? तो उस पे काम करते हैं, छोटे छोटे बातें हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं, सबसे पहले आप ग्रुप बनाना चाहो तो कैसे ग्रुप बना लो, फोनेटिक ग्रुपिंग। अच्छा बच्चों, फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होती है? अरे भाई, फोन एक शब्द होता है, फोन यानी ध्वनि। फोन का मतलब क्या होता है, ध्वनि। तो फोनेटिक ग्रुपिंग यानी बच्चों को अगर आप शब्द सिखा रहे हैं तो किसके आधार पे ग्रुप बना लो, ध्वनि, आप कह दो साउंड, या जिनका उच्चारण क्या हो मिलता जुलता, के आधार पर समूह बनाना। वो तो आगे आप लिख लेना चाहे। भाई सबसे पहला काम है, बच्चों के लिए आप जब ग्रुप बनाओ तो एक कैसी ग्रुपिंग कर सकते हो आप, फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग का मतलब होता है उनके शब्दों को, मतलब अपन उच्चारण जो करते हैं, मतलब ध्वनि या साउंड जो है ना, उसके आधार पे ग्रुप बना के पहले वो सिखा दो। इससे बच्चा बढ़िया सीखेगा। अभी जैसे वही मैं भी स्कूल में कह रहा था उदाहरण, जैसे पहले छोटी की मात्रा पढ़ा दी, तो जैसे किट, बिट, सिट, ठीक है ना, ये इस तरीके से, फिट, और भी बहुत सारे हैं भाई। तो अपन को ऐसे, और जैसे उनको कोई और सिखा दिया, जैसे कैट, बैट, मैट, ठीक है ना, सेट, जो भी है। तो आप ध्यान रखें कि फोनेटिक ग्रुपिंग का मतलब होता है ध्वनि के उच्चारण के आधार पर उनको ग्रुप बनाना। देखो बच्चे को सीखने में मजा भी आता है, जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे बिना मात्रा के शब्द, कमल, घर, चल, तो ये ऐसी ग्रुपिंग, तो जिनका उच्चारण समान हो, ठीक है ना, वो। तो एक तो ग्रुपिंग आप कर, सबसे पहले ग्रुपिंग करना ही होता है, बाद में सीक्वेंस रखते हैं। तो ग्रुपिंग करते समय अपन एक किसकी मदद, कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं अपन, जो है फोनेटिक ग्रुपिंग। फोन मतलब ध्वनि, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण या ध्वनियां समान हो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बिंदु ले लेते हैं, इस पर तो आएगा नहीं, अगले पर ले लेते हैं। चलिए, अपने क्या नंबर नहीं लिखा गया पहले, वैसे ही लिखा है एरो बना के, तो वैसे ही लिख दो। अगला अपन ले लेते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग। वैसे लेक्सिकल का मतलब समझते हो,
लेक्सिकल का मतलब होता है मूल शब्द। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? मूल शब्द। तो देखो कि ये कैसी ग्रुपिंग होती है, कैसा समूह होता है ये, कैसे शब्दों को पढ़ाएं। तो आप लिखो ऐसे शब्दों का ग्रुप बनाना जो जो जनरली सामान्यतः किसी एक ही जगह कह दो, किसी एक ही जगह या एक ही मूल, जो शुरुआत एक ही हो, से जुड़े हों। आप वैसे इंग्लिश में शब्द मैं बताता हूं आपको, हिंदी में तो अब मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाता हूं कई बार। कैटेगरी, जो एक ही जगह, एक ही समूह या एक ही मूल से जुड़े हों। तो इसमें क्या है कि बच्चा बहुत बढ़िया सीख पाएगा। कैसे सीख पाएगा भाई बढ़िया? अब जैसे आपने बच्चे को स्कूल की बात की, तो स्कूल सिखा के स्कूल के अंदर जितने भी आइटम हैं, जितने भी सामान सट्टे हैं, जैसे स्कूल में अपने टीचर है, ये अंग्रेजी सिखा दो। आपकी क्लास है, ठीक है, डस्टर है, ठीक है ना, बुक है, पेन है, होमवर्क है, तो ये सब चीजें, ठीक है ना, ये किससे जुड़ी हुई? स्कूल से। तो ये इस तरीके से, जैसे इसका एक सीटेट में भी क्वेश्चन आया था कि एक अध्यापक बच्चों को केवल रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई चीजें सिखा रहा, तो ये कैसी ग्रुपिंग है? लेक्सिकल। जैसे बच्चों को होटल लगे तो होटल में जो जो चीजें अवेलेबल है वो सिखाना, लेक्सिकल। जो एक ही जगह से जुड़ी, एक ही कैटेगरी से जुड़ी, जैसे घर है, मेरी बात सुने, अभी आपको मैं ऐसे सिखा दूं फैमिली, वही अपने तो रेंज की तरह ही है ये। तो भाई फैमिली में ही सब आते हैं, जैसे अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे। तो इस तरीके से क्या है कि आप लेक्सिकल ग्रुप कर लो। लेक्सिकल ग्रुपिंग से क्या होगा कि बच्चा बढ़िया रुचि लेकर सीखेगा। आप बच्चों को होटल में जो चीजें आती है, हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर है, इंजेक्शन है, टेबलेट है, ये चीजें आप उनको सिखा सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखें बढ़िया। अगर एक और ग्रुपिंग लास्ट में इसमें आपको बता दूं मैं, होने को तो ग्रुपिंग लाखों प्रकार की होती है बेटा, हमें तो अपनी परीक्षाओं में पास होना है। ठीक है, एक होती है सेमांटिक ग्रुपिंग, ये थोड़ा सा अच्छा, इसके सवाल ज्यादा है। सेमांटिक का मतलब होता है, मैं आपको कह दूं, अर्थ के आधार पर। भाई अर्थ के आधार पर ग्रुपिंग कैसे होगी वो सुनो। आप अर्थ कह दो, या अपन अंग्रेजी में जैसे क्या कहते हैं, मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखो, आपने बच्चों को अपन हिंदी में नहीं सिखाते कि जिनका अर्थ समान है, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो पर्यायवाची, सिनोनिम्स सिखा दिए। तो बच्चे क्या देखते हैं यार, उनके अर्थ मिलते जुलते तो याद कर लेते हैं। अब हिंदी में तो जैसे अब पानी, जल, सरस, और भी होता होगा, मैं गलत लिख दूं तो मुझे बोल देना, तो ऐसा कुछ होता होगा। तो वाटर नहीं, पानी। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जिनके क्या हैं, अर्थ समान है, अर्थ मिलते जुलते हैं। जैसे आप सुंदर को कहते हो स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये इस तरीके से अट्रैक्टिव, ये तो चार्मिंग कह दो। तो ऐसे शब्दों का झुंड बनाना जिनका क्या सेम हो मीनिंग, ऐसी ग्रुपिंग क्या कहलाती है? सेमांटिक। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी ग्रुपिंग होती है बच्चों। जैसे एक काम चलाओ जानकारी देता हूँ, ऐसे तो आपके काम की इतनी तो नहीं पड़ेगी, फिर भी क्या है देखो, एक होती है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। तो ये तो कोई कोई खास नहीं है भाई। आप
व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर जैसे एक सेंटेंस सिखा दिया बच्चे को, ही गोज, तो फिर उसको सिखा दिया सी गोज, फिर इसको सिखा दिया वी गो, फिर इसको सिखा दिया दे गो, ऐसे। मतलब ग्रामर में ढांचा जिनका सेम है उनको सिखाना, पर इसके सवाल बहुत कम आते हैं। कुल मिला के आप यहाँ देख लें कि हमारा मुद्दा चल रहा है, देखो हमारा दूसरा बिंदु चल रहा है ग्रेडेशन का, कि ग्रेडिंग करते समय क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, उसका मामला अपना चल रहा है। ठीक है, तो ग्रेडेशन में क्या चीज है कि चीज जो आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है, उस सेलेक्ट किए हुए कंटेंट के पहले तो छोटी छोटी इकाइयां बना लो, उनके ग्रुप बना लो, है ना, और फिर उनको सही क्रम में जमा लो ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है, और ग्रेडिंग जो है, ग्रेडेशन में अपने को दो चीजें मेन होती है, एक तो ग्रुपिंग होती है और एक क्या होती है, सीक्वेंसिंग होती है। अब ग्रुपिंग किस किस आधार पर कर सकते हैं, देखो तीन तो मेन है भाई, तीन मेन कौन कौन सी होगी हमारे, एक तो अपने वो होती है ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर जिसको आप क्या कहते हैं, फोनेटिक ग्रुपिंग। अगर ऐसे शब्द बच्चों को सिखाएंगे जिनकी मात्रा या उच्चारण सेम है तो बच्चे को रुचि होगी, और यही तो चाहिए, तो फोनेटिक ग्रुपिंग हो गई। फिर देखो आपका लेक्सिकल ग्रुपिंग, ऐसी चीजें सिखाओ जो एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही कैटेगरी से जुड़ी हुई हो। जैसे अब आपको व्हीकल सिखा दिया तो कार, मोटरसाइकिल, ये इस तरीके के सारे उसमें आ जाते हैं। और सेमेंटिक का मतलब है अर्थ, ऐसी चीजें जिनके अर्थ आपस में मिलते जुलते हों। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर का सीक्वेंस तो जो सेंटेंस ग्रामर के ढांचों के हिसाब से सेम होते हैं उनको ग्रामेटिकल। देखो मैं आपको फिर से कह दूं, मैं स्क्रीनशॉट लेने की बजाय सलाह दूंगा कि आप लिख लें। लिखने से मैं चाहता तो इसका बहुत सरल रूप दे देता हिंदी में लिख के, लेकिन सवाल कहाँ से आते फिर हिंदी में, इसलिए। और अगर आपने लास्ट के सवालों में से आधे भी सही कर लिए ना भाई, तो तुम सच में बहुत अच्छी स्थिति में हो। मैं सवाल बहुत टफ लेकर आता हूँ, ताकि हालांकि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है सवाल जो है बहुत सरल भी हो। यहां तक हो गया क्या? अब चलते हैं अपन आगे, तो ग्रुपिंग का मामला हो गया हमारा। अब चलेंगे सीक्वेंसिंग का मामला। तो ये तो ग्रुपिंग का था, है ना, दो बिंदु हो गए थे हमारे, कहाँ चला गया, ये रहा। ग्रुपिंग हो गया, अब किसकी बात कर लेते हैं, सीक्वेंसिंग की। ठीक है, चलिए, तो सीक्वेंसिंग लिख लेते हैं। इसके बाद तो प्रिंसिपल्स वाला तो छोटा ही टॉपिक बचा, क्रमबद्धता। तो सीक्वेंस कैसे कैसे, क्रम कैसे रखने चाहिए, देखो इसमें दो चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो है सिद्धांत सिंप्लिसिटी का, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब समझते हो, आप बच्चों के लिए जो क्रम बना रहे हो टॉपिक्स का, वो क्रम कैसा होना चाहिए, सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत ये कहता है कि जो कंटेंट है, जो क्रम है, जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये रखना चाहिए, क्या है, अरे रटा होगा यार, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। समझ गए होंगे बात को, कि आप बच्चों के लिए जो ग्रेडिंग कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, पहले सरल चीजें फिर जटिल, है ना। ये ऐसे भी कह सकते हो, अरे भाई आप यूं कह दो, इजी टू डिफिकल्ट। बात तो एक ही है कि बच्चों के लिए जो आप सामग्री लाए हैं, तो वो आप जो क्रम रख रहे हैं वो क्रम कैसा होना चाहिए, पहले सरल फिर जटिल। तो याद रखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में रखना सिंप्लिसिटी का के अंतर्गत आता है, और ये सिंप्लिसिटी किसका भाग है, सीक्वेंसी का, सीक्वेंसी किसका, ग्रेडेशन का। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बढ़िया से आप ध्यान रख लें कि भाई सिद्धांत सिंप्लिसिटी का सिद्धांत क्या कहता है, कि पहले बच्चों के सामने सरल चीजें प्रस्तुत करो और फिर जटिल चीजें। और दूसरी चीज क्या है वो देखो, एक आपका है बी, फेमिलियरिटी का। फेमिलियरिटी का सिद्धांत क्या कहता है, फेमिलियरिटी का सिद्धांत कहता है परिचित होना, फेमिलियर मतलब परिचित मत होता है। परिचित के आधार पर कैसे, तो इसमें भी एक ही चीज है भैया, कोई भी चीज पहले बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए, नॉन। पहले बच्चों को वो सिखाओ जिनको बच्चा थोड़ा बहुत जानता है,
फिर उसके लिए वो चीजें सिखाओ जो उसके लिए क्या है, अननोन। अभी अपन भाषा सिखाते हैं ना, तो पहले मातृभाषा में पढ़ाई कराते हैं क्योंकि बच्चा मातृभाषा जानता है, फिर विदेशी भाषा में क्योंकि उसके लिए अननोन है। आप ये भी कह सकते हो जैसे भाई इसके दूसरे शब्दों में ज्ञात से अज्ञात कह दो, या आप ये कह दो फेमिलियर से अनफेमिलियर, वो तो एक ही बात है, सिंपल ही चीज है। तो समझ गए ना, ऐसे तो बहुत सारे पढ़ेंगे अभी आगे, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त अमूर्त, वो बहुत सारी चीजें, ज्ञात से अज्ञात, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने दो मुख्य सिद्धांत, आज के सेशन में दो बड़ी बातें हमने कर ली। ये तो अलग टॉपिक है, इन पे तो अभी बात ही नहीं करना, इनके तो टॉपिक अलग है। यानी प्रिंसिपल्स वाला जो टॉपिक है उसका इतना बड़ा भाग हो चुका, अब इतना सा बचा छोटू छोटू से काम चलाओ सिद्धांत, अगले सेशन में उनको भी कर लेंगे। अब देखते हैं आप में कितना दिमाग है, लेटेस्ट एग्जाम में सवाल जो आए वो कितना कर पाते हो, तो जल्दी से सवालों पर आ जाएं, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता हो तो बढ़िया से कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये अपने को और कुछ नहीं चाहिए, और सवाल बढ़िया हो तो बढ़िया से स्टार बना दें। चलिए सवाल करें, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, काफी दूर देर हो गई है। तो वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि घास काट दी जाए, कंटेंट करना पड़ता है, बहुत सुंदर कंटेंट कराना पड़ता है मुझे, ठीक है। करें सवाल पहला, ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, ठीक है ना, इनको मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वो दिक्कत नहीं है, पर कंटेंट मैं दूंगा एग्जाम के अकॉर्डिंग ही। ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व, ग्रेडेशन में क्या क्या शामिल है, मैंने बढ़िया से समझा रखा है, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग। तो सीधा सीधा ये भी लेटेस्ट सेकंड ग्रेड में भी आया है पिछले कुछ महीनों में, और आगे भी आने की संभावना, और ये पहले भी आ चुका है। ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इन्वॉल्व, ये जैसे जैसे है मैंने वैसे ही लिखे हैं। तो ग्रेडेशन जो लैंग्वेज मटेरियल का होता है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या केवल ओनली, तो वैसे ही नेगेटिव रहता है। सिलेक्शन और ग्रुपिंग नहीं, सिलेक्शन इसमें नहीं है भाई, वो तो अलग चीज है। सिलेक्शन तो सिद्धांत ही अलग है, सिलेक्शन तो सिद्धांत ही अलग है, ये हो गया ना। इसमें दो ही चीजें, ग्रुपिंग और सिक्वेंसिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन, एक दायरा नहीं है सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन में रेंज थी, फ्रीक्वेंसी थी, लर्नेबिलिटी थी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता। आप देख लो, चाहे देख लो, क्या मैंने अभी पढ़ाया था ना, ये देखो, ये रे, तो सिलेक्शन देखो, फ्रीक्वेंसी, रेंज और कवरेज था, और अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी और लर्नेबिलिटी था, कॉम्प्लेक्सिटी का ही नहीं था, जटिलता का सिद्धांत नहीं था भाई उसमें। तो ये थोड़ा अच्छे से काम करो इन पर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन, यानी सिलेक्शन और ग्रेडेशन दोनों में कौन सा नहीं आता है। अवेलेबिलिटी तो आती है, कवरेज आता है, और फ्रीक्वेंसी भी आती है, एक्यूरेसी नहीं आती है, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि एक्यूरेसी तो खुद एक अलग सिद्धांत है। एक्यूरेसी तो खुद क्या है, एक अलग सिद्धांत है, ये वाला सिलेक्शन और ग्रेडेशन में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। बड़े अगले सवाल की ओर, विच अमोंग दीज इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके भी कर सकते हैं, करना खुद ही है भाई। तो एक टीचर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है, मैंने बता दिया था, सबसे पहला काम चयन करने का ही होता है, बाकी सब बाद में। द टीचिंग मटेरियल, ये सब नए सवाल हैं। द टीचिंग मटेरियल, जो टीचिंग मटेरियल है वो होना चाहिए के अनुसार, किसके अनुसार, बच्चे की मानसिक आयु के अनुसार, और बच्चे की रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कौन सा सिद्धांत है, देखो सिलेक्शन का सिद्धांत यही तो कहता है कि बच्चे की मानसिक आयु के हिसाब से होना चाहिए। हैबिट फॉर्मेशन, आदतों का निर्माण, कल पढ़ेंगे। ग्रेडेशन पढ़ लिया, लेकिन ये ग्रेडेशन में मामला नहीं है, और वोकेबलरी का भी अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज डज नॉट रेफर टू, नहीं शामिल है, याद रखना। यानी गलत बिंदु देखना, तो पहले सही देख लो, ग्रेडेशन में शामिल नहीं है।
मैटर को ऑर्गेनाइज करना ताकि लैंग्वेज इजी हो जाए, तो अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। तो ये तो यार ठीक है, इसमें पूछ रहा गलत है। सीक्वेंसिंग द मटेरियल अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी करना पड़ेगा भाई, पहले सरल और बाद में। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल और कई आधारों पर ग्रुपिंग करना, ये भी ठीक लगता है। टीचिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले, अरे ये कह रहा पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ाओ और सिंपलर वंस बाद में ग्रेजुअली, ये गलत बात। सवालों की लैंग्वेज समझें, ये उत्तर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये इसका मुद्दा नहीं है। ये कह रहा है जटिल वाक्य के जो ढांचे हैं वो पहले पढ़ा दो और सरल वाले धीरे धीरे बाद में पढ़ाओ। गलत, उल्टा बोला इसने, पहले सिंपल होने चाहिए थे, सिंपल पहले और कॉम्प्लेक्स बाद में। तो ये 3 बिंदु तो सही है और ये वाला इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे काम करो, एक एक बिंदु को लिख डालो। आगे, लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर सिद्धांत है। सरल से जटिल किस में आता है? ग्रेडेशन में, बता रखा है मैंने, सीक्वेंसिंग में आता है, सीक्वेंसिंग की बजाय ग्रेडेशन दे दिया। पुटिंग लैंग्वेज आइटम्स इन कोर्स मटेरियल इनटू बेस्ट अरेंजमेंट, यानी सबसे बढ़िया जमाना क्रम में रखना क्या कहलाता है? ग्रेडेशन, ताकि लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो। तो कोर्स मटेरियल को अच्छे से अच्छे क्रम में जमाना ग्रेडेशन कहलाता है। ये पढ़ चुके हैं। खालिस्तान इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, एक निश्चित कक्षा के लिए एक निश्चित कोर्स का चयन करना, चयन का सिद्धांत। ये बाकी सब हो जाएंगे अपने अगले सेशन में, जो इनके हैं वो इनके सबसे ज्यादा इनके आए हैं, तो मैं इसीलिए इन पर काम कर रहा हूं। when matter is grouped on the basis of sound, अगर सामान सट्टे को, मटेरियल को ध्वनि के आधार पर ग्रुप किया जाए तो ये कौन सी ग्रुपिंग है? मैंने पूरी बता दी है। ध्वनि मतलब फोन, तो ये फोनेटिक ग्रुपिंग है। वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थगत, याद आया, अर्थ के हिसाब से ग्रुप बनाना भाई, ये सब आए हुए हैं एग्जाम्स में। सेमांटिक, ये तो ध्वनि का ये मूल जगह, वो ये व्याकरण के ढांचे हैं। चलो देखें आगे कितना बढ़ता है। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व, ग्रुप और सीक्वेंस किसका है? सीधे उत्तर आता है, देख लो पेपर में कैसे सवाल आए। और बच्चे पढ़ कुछ ही रहे हैं, बेटा पढ़ो वो जिससे सवाल जमे। कितने सवाल हैं? ओ भाई साहब, सवाल बढ़िया दिए मैंने आज, तो मजा आ गया, मतलब है ना, सवाल करके। भले ही मैं बहुत मजाक नहीं कर पाता हूँ इन सेशंस में, लेकिन मजाक तो बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो बनेगी लोगों से हमारी, इसलिए मजाक द्वितीयक है। सबसे पहला कंटेंट ऐसा दूंगा कि परीक्षा में मामला सेट हो जाए। फालतू की कहानियों से कोई औचित्य नहीं, मैं खूब हंसा हंसा के पढ़ा दूं, वाह वाह, सवाल एक ही नहीं मिला, तो बेटा फिर उस वाह वाह वाही में कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो जो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा से जुड़ा हुआ वो शाखा जो अर्थ के हिसाब से काम करती, अर्थ में बता चुका हूं, ये साउंड के हिसाब से, ये शब्दों का होता है, ये हमारा नहीं है। ऐसे तो सेमेंटिक ही किससे जुड़ा होता है? मीनिंग से। व्हाट आर द प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि मटेरियल को क्या कह रहा, देखिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल थ्रू विच द टीचिंग मैटर शुड बी सेलेक्ट। अच्छा, सिलेक्शन में कौन कौन से बिंदु आते हैं बताओ भैया जल्दी से। फ्रीक्वेंसी रेंज आता है, 6 आते हैं यार, सारे ही लिख दिए क्या? तो ये ऑल ऑफ द अबाउ एकदम करेक्ट। देखो, फ्रीक्वेंसी होता है, रेंज होता है, कवरेज होता है, अवेलेबिलिटी है, टीचेबिलिटी है, लर्नेबिलिटी है, पूरे करेक्ट, गजब। ये भी नया सवाल है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वोकेबलरी सिलेक्शन, यानी बच्चों के लिए वर्ड मीनिंग का जब सिलेक्शन करना हो सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, तो कौन से शब्द उचित होंगे पहले पढ़ाने के रूप में? तो कैसे शब्द शुरुआत में सिखाने चाहिए? एडवांस साहित्य के शब्द सिखाने चाहिए, जैसे ये परपीड़न वगैरह ना, गलत। अगर बच्चों को शुरुआत में एडवांस, हाई फ्रीक्वेंसी वाले, ये ठीक लग रहा है। टेक्निकल टर्म्स, मेटामॉर्फ, वही साहब शुरू में ही सिखा के तो बच्चा खत्म हो जाएगा। और शुरुआत में ही आप इडिमेटिक, यानी कहावत मुहावरे नहीं सिखा, सबसे पहले सिखाए जाने चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले शब्द, जैसे बच्चे के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, ये बताए थे ना मैंने। तो ये हो गया। चलो, तो अगर आपको बढ़िया लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं। जितने ज्यादा शेयर, मैं उतना ही जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। मेहनत मेरी भी लगती है, बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ते हैं मुझे, लेकिन अपने कंटेंट में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे।
आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। इस नाम से कई नकली भी हैं, लेकिन आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाकर पूरा इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट के लिए कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।